आज हमने CSS स्टार्ट करना। CSS की एब्रीवेशन देखी जाए तो क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स। ठीक है, तो CSS को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ CSS। CSS होता क्या है, ठीक है। CSS का थोड़ा बहुत ओवरव्यू व्यू मैंने आपको पहले दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। उसके बाद टिपिकल CSS फाइल को किस एक्सटेंशन से लिखा जाता है, .css से। ठीक है, CSS की जो फाइल्स होती हैं उसको .css से लिखा जाता है। कंटेन द सीरीज ऑफ कमांड्स एंड रूल्स, दीज रूल्स टेल दीज HTML हाउ टू डिस्प्ले। HTML को बताता है कि उसने किस तरह से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, उसके ऊपर क्या स्टाइलिंग लगानी है, किस तरह से उसने एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट को रोल आउट करना है, किस तरह से हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। जैसे हेडर दिया हुआ है हाइट 232 पिक्सल्स, पैडिंग है उसके अंदर विड्थ आ रही है, मार्जिन बॉटम आ रहा है। ठीक है, बॉटम से नीचे की तरफ से मार्जिन 10px दिया हुआ है। तो इस तरह से जो आपकी CSS की फाइल होती है ना, वो HTML को बताती है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्प्ले करना है। HTML इज द स्ट्रक्चर एंड CSS इज द स्टाइलिंग शीट। टू क्रिएट अ स्टाइल शीट, क्रिएट अ फाइल, नोटपैड, PC और टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, PC का अगर आप यूज़ करें तो नोटपैड की फ़ाइल बना लें, अगर आप मैक इस्तेमाल करें तो टेक्स्ट एडिट से फ़ाइल बना लें। फाइल को अपने .css डॉक्यूमेंट के साथ आपने सेव कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका CSS की एक फ़ाइल बिल्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप लोग बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग के VS कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, सबलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं CSS को इस्तेमाल करने के लिए। CSS के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल सेपरेट हो जाता है प्रेजेंटेशन से। दूसरी चीज़ है आपके पास प्रोवाइड एडवांस कंट्रोल ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके पास स्टाइलिंग का एडवांस कोड आ जाता है, आप लोग स्टाइलिंग जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर कर सकते हो। तीसरी चीज़ है इजी मेंटेनेंस ऑफ मल्टीपल पेजेस। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, तो स्टाइलिंग आपके पास डिफरेंट हो जाती है। CSS अगर आपके पास डिफरेंट आ रही है ना, तो वो आपस में जो है वो कंबाइन नहीं होंगे। कोई भी जो चीज़ है कन्फ्यूजन वाली वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। आगे हमारे पास फास्टर पेज लोडिंग। आपके पेजेस काफ़ी ज़्यादा फास्टर लोड हो जाते हैं। पेजेस से क्या मुराद है, वेब पेजेस। वेब पेजेस अगर आपने CSS इस्तेमाल किया और सेपरेट इस्तेमाल किया हुई है ना, तो वेब पेजेस के ऊपर लोड नहीं पड़ता और वो लोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेते और फास्टर लोड हो जाते हैं। बेस्ट एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड यूज़र। डिसेबल्ड यूज़र्स का क्या मतलब है, अगर आपका यूज़र्स डिसेबल है, ठीक है, कोई भी किस्म का भी डिसेबल है, तो CSS के अंदर आपको बेस्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। वेबसाइट को इतना सिंपल बना दिया जाता है कि किसी किस्म की भी डिसेबिलिटी के साथ अगर कोई यूज़र इस्तेमाल कर रहा है तो वो इजीली उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इजी टू लर्न। CSS बहुत ही आसान है लर्न करने के लिए, बहुत बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, सो आप लोग को बेनिफिट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है HTML विदाउट CSS। आप देख सकते हैं कि HTML जो हमारे पास विदाउट CSS है वो किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, ना कोई हमारे पास स्टाइलिंग है, ना चीज़ें कोई है वो सिंबल है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो HTML विदाउट CSS इज़ लाइक अ पीस ऑफ कैंडी विदाउट अ प्रीटी रैपर। ठीक है, एक खाली आपको कैंडी मिल रही है, उसके ऊपर कोई रैपिंग वगैरह नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है, आपका लोगो वगैरह नाम कोई चीज़ एडजस्ट नहीं है। तो यही आपके पास है HTML विदाउट CSS। ठीक है, HTML एंड CSS। HTML CSS होता क्या है, टुगेदर वो लोग क्या करते हैं, टुगेदर HTML और CSS जो है वो एक ब्यूटीफुल और फंक्शनल वेबसाइट जो है वो क्रिएट करते हैं। HTML आपके पास स्ट्रक्चर होता है, CSS ऑलवेज आपके पास स्टाइल होता है। स्ट्रक्चर और स्टाइल मिलकर जो है एक ब्यूटीफुल और फंक्शनल वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले CSS के अंदर बॉक्स मॉडल। CSS वर्क्स ऑन द बॉक्स मॉडल एंड टिपिकली वेब पेज कंसिस्ट ऑफ मैनी बॉक्सेस जॉइंड टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉक्स मॉडल किसे बोला जाता है, CSS बॉक्स मॉडल्स के ऊपर ही काम करता है। बॉक्स मॉडल बोला जाता है कि आपकी जो स्क्रीन है ना उसको बहुत सारे बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर देना और फिर उसके अंदर जो है वो स्टैक नेस्टिंग वगैरह करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट हमारे पास बॉक्स है, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड बॉक्स और देन ये फोर्थ बॉक्स है टोटली। ठीक है, और ये फोर्थ बॉक्स के अंदर भी हमारे पास नेस्टिंग हुई हुई है, बॉक्स विद इन अ बॉक्स है। तो CSS इन बॉक्स मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। CSS टॉप टू बॉटम तक आपके पास कहीं भी आप लोग बॉक्स जो है वो बना सकते हैं। बॉक्स मॉडल को किस स्टैक किया जाता है, नेस्टिंग की जाती है बॉक्स मॉडल के अंदर।
यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग की जाती है। अब ये जो है हमारे पास ये साइट का जो जितना भी कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ हुआ है, हेडर, नेविगेशन, उसके बाद कंटेंट एंड देन हमारे पास फुटर आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाला जो फुटर है ये हमारे पास कंटेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हेडर है और ये नेव बार है। ठीक है, तो इस तरह से CSS वर्क करती है ओनली ऑन बॉक्स मॉडल्स। ठीक है, CSS के अंदर हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं और उस बॉक्सेस को हम लोग जो है वो असेंबल करते हैं। और आगे हमारे पास है अटैचिंग अ स्टाइल शीट। CSS का जो करने का तरीका है ना वो 3 तरीके हैं हमारे पास CSS और HTML को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल CSS का, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। एक्सटर्नल स्टाइल शीट किसे बोलते हैं? ये बेस्ट यूज टू कंट्रोल स्टाइलिंग ऑन मल्टीपल पेज। अगर आप लोग बहुत सारे पेजेस के ऊपर एक ही दफ़ा ये CSS लगा रहे हो ना, लाइक अगर आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं और आप लोग चाहते हो कि मैं एक दफ़ा ही सबके ऊपर CSS लगा दूँ, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट केस क्या है कि आप लोग एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में शो करूँगी। आगे हमारे पास है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है कि हर एक लाइन आप लोग टोटल जो है वो HTML के हेडर के अंदर CSS लगाते हैं। ठीक है, इंटरनल CSS उससे बोला जाता है। इनलाइन CSS क्या होता है कि आप लोग टैग के इनर टैग के अंदर जो है वो CSS लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास P टैग है तो P टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर CSS लगाई जाती है। CSS को हमेशा जो है वो कीवर्ड स्टाइल से स्टार्ट किया जाता है। CSS के हमारे पास रूल्स हैं। CSS का रूल क्या है कि CSS जो बनता है ना वो क्या किस चीज़ से बनता है? सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन से। ठीक है, अ डिक्लेरेशन कंटेन्स प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। अब सिलेक्टर हमारे पास ये होता है और डिक्लेरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। सिलेक्टर किसे बोला जाता है कि कौन सा टैग आप सिलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H1 के ऊपर अपनी स्टाइलिंग लगाना चाहती हूँ तो सिलेक्टर की जगह मैंने लिखना है H1। अब H1 के ऊपर स्टाइलिंग जो लगानी है उसके अंदर व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि कौन सा एट्रीब्यूट आपने लगाना है। आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है, आपने सिर्फ कलर लगाना है, आपने फ़ॉन्ट साइज़ देना है, आप लोगों ने फ़ॉन्ट स्टाइल देना है फ़ॉन्ट का कोई उसके अलावा आपके पास H1 के ऊपर आप अलाइनमेंट लगाना चाहते हैं, क्या चीज़ लगाना चाहते हैं वो आपने लिखना है प्रॉपर्टी में। तो मैंने प्रॉपर्टी में लिखती हूँ कि लाइक बैकग्राउंड कलर, कि जो H1 टैग का बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने बैक ही सिर्फ लिखा है। तो आगे हमारे पास कॉर्नर लगता है, उसके बाद आ जाती है वैल्यू। वैल्यू आती है कि बैकग्राउंड कलर में कौन सा कलर लगाना है आपने। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है पिंक तो मैं पिंक कलर लगाना चाहती हूँ, तो ये हमारे पास बन गई इसकी वैल्यू। तो ये होता है हमारे पास CSS। पहले आता है सिलेक्टर, कौन सा टैग आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद होती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन 2 चीज़ में है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि क्या चीज़ आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, एंड वैल्यू होती है उस चीज़ के अंदर भी आपके पास कैटेगरी कौन सी आ रही है। सिलेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे बॉडी के ऊपर लगाना चाहते हो, H1 पे लगाना चाहते हो, IM टैग पे, एम्फसाइज टैग पे लगाना चाहते हो, P टैग के ऊपर लगाना चाहते हो, वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आपके पास क्या आती है कि बैकग्राउंड लगाना है, कलर लगाना है, फॉन्ट साइज़ लगाना है, कलर सिर्फ आपने लगाना है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे वैल्यू में आ जाता है, पर्पल आ गया, ग्रीन आ गया, फॉन्ट साइज़ लार्जर आ गया। तो इस तरह से आप लोग ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। एक लाइन के बजाय आप लोग इसे मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को भी लिख सकते हैं। लाइक बॉडी सिलेक्टर एक है, उसके ऊपर 2 प्रॉपर्टी लगी है, एक बैकग्राउंड लगा हुआ है और दूसरा है उसका कलर लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे पास ये H1 है और इसके ऊपर तमाम के ऊपर अलग अलग लगाने के बजाय आप लोग एक दफ़ा ग्रुपिंग के अंदर भी जो है वो लगा सकते हो। ग्रुपिंग सिलेक्टर से बोला जाता है जब आप लोग एक सिलेक्टर के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे होते हो, दैट्स कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर। डिफरेंट ग्रुपिंग सिलेक्टर्स आपके पास बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रुपिंग सिलेक्टर ना सिर्फ आप एक टैग के लिए बल्कि एक जैसे एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के लिए भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक जैसी प्रॉपर्टी है, कलर येलो, कलर येलो, कलर येलो। प्रॉपर्टी एक जैसी है बट सिलेक्टर जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो एक जैसी प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोग लगा सकते हो। सिलेक्टर आप लोगों ने लाइन वाइज लिखने हैं, H1, H2, H3, और आपने प्रॉपर्टी जो आपके पास सिमिलर चीज़ है वो आपने एक दफ़ा लिखनी है। दोज आर द ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। ग्रुपिंग सिलेक्टर्स आपके पास ये आपके पास ग्रुपिंग सिलेक्टर किसके हैं? प्रॉपर्टीज़ के लिए, और ये ग्रुपिंग सिलेक्टर्स किसके लिए? टैग्स के लिए। तो आप लोगों को ग्रुपिंग सिलेक्टर्स की समझ आ गई होगी। CSS में कमेंट्स के लिए आप लोग // एंड देन स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, यहाँ पे अब हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस की प्रैक्टिस देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे इन तीनों चीज़ों का, कि इंटरनल किस तरह से होती है, एक्सटर्नल किस तरह से लगाई जाती है और इनलाइन सीएसएस किस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को देखेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आप लोगों ने 2 फाइल्स बिल्ड करनी है। एक आपके पास HTML की होगी। सबसे पहले हम लोग इसका नाम रखते हैं, नाम हम लोग लिख देते हैं लाइक external डॉट HTML। ठीक है, देन हम लोगों ने अब एक और फाइल क्रिएट करनी है, style डॉट CSS। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं style डॉट CSS और external डॉट HTML। ठीक है, style डॉट CSS के अंदर हमारे पास स्टाइलिंग शीट आ जाएगी, external डॉट CSS के अंदर हमारे पास HTML की फाइल आ जाएगी। तो ये दो हमारे पास फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, एक्सटर्नल एंड स्टाइल। ठीक है, अच्छा जी, HTML के अंदर तो हम लोगों ने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के अंदर पहले टाइटल दे देते हैं, तो CSS स्टाइल। ओके जी, यहाँ पे टाइटल के नीचे आपने हेडर सेक्शन के अंदर लिखना है लिंक। ओके, जब आप लिंक लिखोगे तो आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास आइटम आ रहा है, CSS आ रहा है, फैव आइकन आ रहा है, इंपोर्ट आ रहा है, मैनिफेस्ट आ रहा है, बहुत सारे आपके पास लिंक्स आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या चीज़ ज्वाइन करनी है, हमने CSS ज्वाइन करना है। तो लिंक CSS को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिंक CSS हमने क्लिक कर दिया। जो हमारे पास रिलेटिव लिंक है वो किस चीज़ का जी, स्टाइल शीट का है। उसके बाद H रेफरेंस के अंदर कुछ का कभी कभार आता है कि यहाँ पे ना लोकेशन नहीं आ पाती है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे स्टाइल शीट जो लोकेशन थी ना वो आ चुकी है। तो जिसकी लोकेशन नहीं आती वो इसको रिमूव करके यहाँ पे अपने CSS का नाम लिखे, जो कि हमारे पास स्टाइल डॉट CSS था, उसका नाम लिखे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपके पास नाम अपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एंटर कर देना। तो हमारे पास जो स्टाइलिंग शीट है वो हमारे पास साथ उसके लिंक हो चुकी है। दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। मैंने जो फाइल है वो जो CSS की फाइल है वो बिल्कुल सेपरेट बनाई है, HTML के बिल्कुल सेपरेट बनाई है और HTML के साथ CSS की स्टाइल को लिंक आउट किया। अब हम लोग कुछ टैग्स लगाते हैं और उसके अंदर स्टाइलिंग जो है वो हम CSS के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल हेडिंग, और यहाँ पे मैंने एक H1 टैग डाला, P टैग डाला, हेड सेक्शन सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने हेडर टैग डालना है, हेडर। ओके जी, ये हेडर टैग एक मैंने डाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इसको ट्राई आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं जब इसको रन करूँगी फॉर एग्जांपल, ओके, आप देख सकते हैं मैंने जब इसको रन किया ना तो मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं मेरे पास आ रहा है, कोई स्टाइलिंग नहीं आ रही है, वैसे सादा सा ही अपेयर हो रहा है, कोई स्टाइलिंग मेरे पास शो नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर स्टाइल डालेंगे। स्टाइलिंग डालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, सब कुछ क्लियर ही रहेगा। स्टाइलिंग के लिए हम लोग जाएंगे CSS की फ़ाइल के अंदर। ओके, CSS की फ़ाइल के अंदर हम लोगों ने सिंपल लिखना है H1, तो ये आपके पास। उसके बाद हम लोग इन ब्रैकेट्स एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो H1 को हम लोग देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ये हम लोगों ने थोड़ा लाइट सा कलर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग कुछ देंगे इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कर्सिव। ओके, उसके बाद फ़ॉन्ट कलर भी दे देते हैं। ओके, पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग PX में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, लार्जर स्मॉलर भी होता है, तो लार्जर दे देते हैं बिकॉज दैट्स H1 हेडिंग। तो ओके, ये था हमारे पास पहला सिलेक्टर H1, और H1 के अंदर देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मैंने प्रॉपर्टीज़ डाल दी हैं।
दैट्स कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। तो ये ग्रुपिंग सिलेक्टर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा डाल दिए हैं, 1 आ गया, 2 आ गए, ठीक है, 3 आ गया। तो इस तरह से आप लोग एक ही टैग के ऊपर बहुत सारे सिलेक्टर्स भी एट्रीब्यूट्स भी, प्रॉपर्टीज़ भी डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा टैग मेरा कौन सा था? पी टैग। तो देखना आपने कि जो आप टैग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे CSS में, वो आपका वहाँ पे भी मौजूद हो। वरना तो अगर आप लोग यहाँ पे H6 टैग लिख देंगे ना, तो अगर यहाँ पे नहीं होगा तो वो उसकी जो भी स्टाइलिंग होगी वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो दूसरा हमारे पास पी टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, पी टैग का जो हमारे पास फ़ॉन्ट डिस्प्ले भी आपके पास बहुत सारी है। यहाँ पे ना स्टाइलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो हमारे पास डिस्प्ले होता है ना, वो ब्लॉक एलिमेंट में डिस्प्ले करना, फॉल बैक में करना, ऑप्शनल में करना है, स्वैप में करना है, ये 3 चीज़ें वो आ जाती हैं, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। लास्ट वन हमारे पास हेडर टैग। हेडर टैग के ऊपर भी हम लोग कोई बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड इमेज हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लिखना है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर ना आपने इसकी लोकेशन देनी होती है। आपको पता है कि जो इमेज आपने डाली उसकी लोकेशन आपने देनी है। लोकेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है URL। तो URL यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे। URL के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हैं जी अपना जो भी आपके पास बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, उसका नेम लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास पहले से वॉलपेपर पड़ा हुआ था तो मैंने वॉलपेपर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। उसको या बैकग्राउंड इमेज मैंने इस्तेमाल किया। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप लोग को और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। बैकग्राउंड रिपीट आ सकता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। इसको हम लोग एक दफ़ा रन करेंगे पहले तो। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ना हेलो के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये इंस्पेक्ट करूँ तो ये हमारे पास वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको वॉलपेपर ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये वॉलपेपर की सिर्फ ऊपर वाली साइड ही नज़र आ रही है, पूरा इमेज जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए भी हम लोग CSS यहाँ अप्लाई करेंगे। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करेंगे, कुछ और डिक्लेरेशन भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ हमने देना है। बैकग्राउंड साइज़ हम कवर रखेंगे। कवर क्या होता है कि जितना भी आपके पास होता है लाइक जितना भी आपके पास ब्लॉक होता है ना, तो वो सारी को कवर करके उसके अंदर ही पूरी इमेज जो है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये नहीं आता हाफ इमेज आ रही है या फिर आधी नहीं आ रही है। तो पूरी इमेज को अगर कवर करना हो ना तो आप लोग कवर को इस्तेमाल करते हो बैकग्राउंड साइज़ के लिए। अगली चीज़ आपके पास इसकी विड्थ दे देते हैं हम लोग कुछ इमेज की, ताकि इमेज जो है वो हमें थोड़ी बड़ी लगे। इमेज की विड्थ हम देते हैं लाइक 400 px। ओके, उसके बाद इमेज की हाइट हमने कितनी देनी है? हाइट हम दे देते हैं लाइक 300 px, ठीक हो गया। ओके, देन अब हमने क्या करना है, इसको हम लोगों ने रन करना है। ओके, ये हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर जो CSS था वो अप्लाई हो गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको जो है वो बड़ा करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो जो टेक्स्ट था उसके बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास इमेज जो है वो अपेयर हो चुकी है। ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। वैसे हेडर के बैकग्राउंड
वैसे हेडर के बैकग्राउंड में इमेजेस नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी CSS शो करवाई है कि उसको किस तरह से वर्क किया जा सकता है। तो ये तो थी एक्सटर्नल CSS। अब आते हैं हमारे पास इंटरनल CSS के ऊपर। इंटरनल CSS के ऊपर यहाँ पे हम लोग पहले तो ये लिंक जो है वो इसको कमेंट आउट कर देंगे। लिंक हमने कमेंट आउट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हेड सेक्शन के अंदर ही हम लोगों ने जो है वो स्टाइल लिखना है। हेड सेक्शन के अंदर हम लोगों ने स्टाइल लिखा, और जितना भी हमारे पास स्टाइलिंग का जो मटेरियल था वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना। तो इसी सेम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कट कर देंगे और देन यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। तो देखिए जितना भी आपके पास जितनी भी स्टाइलिंग आप करते हैं ना, वो आपके पास ना पूरे पेज के ऊपर नहीं बिखरी होती, वो आपके पास एक जगह के ऊपर आ जाती है, आपके पास हेड सेक्शन के स्टाइल के अंदर आ जाती है। ठीक है, जितनी भी आप स्टाइलिंग करते हैं। तो ये चीज़ थी आपके पास इंटरनल CSS की। ये आपके पास आ गया इंटरनल CSS। तो ये देखिए यहाँ पे स्टाइल से यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर इसको जूम आउट करें तो यहाँ पे ये स्टाइल से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपके पास ये सारी आपके पास है इंटरनल CSS। तो पहले हमने एक्सटर्नल CSS देखी, ये हमारे पास अब इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS को हम लोग रन करके देखेंगे तो ये हमारे पास सेम वैसे ही एज इट इज़ ही शो करेगा। ठीक है, CSS जैसे भी आप लगाएंगे वैसे ही आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इंटरनल CSS। अब इसको भी मैं जो है वो हटा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS के अंदर आप लोगों ने आ जाना जी, जिस टैग के अंदर आप लोग लगाना चाहते हैं, जिस टैग के अंदर भी आप लोग CSS लगाना चाहते हैं, उस टैग के आपने स्टार्टिंग टैग के अंदर आ जाना है। स्टार्टिंग टैग के इनर हमेशा इनलाइन CSS लगाई जा सकती है। तो बॉडी के अंदर हम लोग आ जाएंगे। बॉडी के अंदर आपने लिखना है फर्स्ट स्टाइल, ऑलवेज स्टाइल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाइल। और बॉडी के अंदर मैं इसका लगाती हूँ बैकग्राउंड कलर, एंड देन हम लोगों ने इसका अप्लाई कर देना है कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, दूसरी कोई डिक्लेरेशन देनी है, तो इसके आगे से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है, और हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम लोगों ने कलर देने, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कलर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं लाइक ब्राउन, या ब्लू वॉयलेट भी कर सकते हैं। ये हमने कलर दे दिया। तो ये बॉडी टैग के अंदर मैंने इनलाइन CSS लगाई है। H1 के अंदर भी लगा सकते हैं, P में भी लगा सकते हैं, हैंडल में भी लगा सकते हैं। जितने टैग्स आते हैं उन तमाम में आप लगा सकते हैं, बट ऑलवेज दिस स्टार्टिंग टैग एंड इनर ऑफ द स्टार्टिंग टैग। ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास बैकग्राउंड, क्योंकि बॉडी के ऊपर थे तो ये बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्वा आ गया। और जो हमारे पास अंदर जितना भी आपके पास जो बॉडी टैग होते हैं ना, वो अंदर के तमाम टैग्स को कवर करते हैं। तो जो अंदर के तमाम टैग्स है उसके ऊपर कौन सा हमारे पास टैक्स कलर आ गया, ब्लू वॉयलेट। ठीक है, तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए हमारे पास इतना था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।